अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। दुबई में ज़ेर इलाज थे और सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। काफ़ी अरसा से अलील थे। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ दुबई में ज़ेर इलाज थे और सिफारती ज़राए के मुताबिक इंतकाल कर गए हैं। सलमान अलियावान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अफसोसनाक खबर सिफारती ज़राए से आई है कि साबिक सदर और रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए। जी बिल्कुल, सिफारती ज़राए से इस बात की तस्दीक की गई है कि साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं और वो बिल्कुल बड़े तवील अरसे से ज़ेर इलाज थे और काफ़ी बीमार भी थे और दुबई में ज़ेर इलाज थे और बड़े अरसे से उनकी वतन वापसी की बातें भी हम सुन रहे थे, लेकिन जो उनकी तिब्बी कंडीशन थी, यानी जो उनकी बीमारी की हालत थी, इसके बायस गालिबन वो वतन वापस नहीं आ सके। लेकिन अब जो सिफारती ज़राए हैं उनसे इस बात की इत्तला आई है कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। उनका यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें एक बड़ा रोल है, एक बड़ा नाम है। नो डाउट कि एक कंट्रोवर्शियल रोल उनका रहा है। 12 अक्टूबर 1999 से लेकर वो कई साल तक, उसके बाद 2008 तक जो है मुल्की बागडोर उनके हाथ में रही और वो फिर वाहिद फौजी सदर बने जिन्होंने यूनिफॉर्म उतारा और उसके बाद फिर वो उन्हें इस्तीफा देकर भी घर भी जाना पड़ा। लेकिन इस वक्त जो है अगर हम बात करें उनकी मौजूदा सूरत हाल की, तो वो यही है कि कभी बड़े तवील अरसे से वो दुबई में मौजूद थे, ज़ेर इलाज थे, अपने अहले खाना के साथ थे और वक्तन फ़वक्तन उनकी वीडियोज़ या बाज़-औक़ात जब वो कभी टॉक शोज़ में शिरकत करते थे, तो काफ़ी अरसे से वो टीवी पर या मीडिया पर नहीं आए। लेकिन हम उनके साथ हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी सियासत के साथ वो इन टच थे। लेकिन बीमारी जो है वो ज़ाहिर है कि उनकी एक ऐसी थी कि जिसके बायस वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर। और अब आज सिफारती ज़राए से ये इत्तला आई है कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए हैं। परवेज़ मुशर्रफ अमेरिकन हॉस्पिटल दुबई में ज़ेर इलाज थे और सिफारती ज़राए के मुताबिक अभी जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए हैं। अच्छा सलमान, अगर परवेज़ मुशर्रफ के जो हैं वो देखा जाए उनका जो करियर था जब वो सदर थे या फिर जब वो आर्मी के सरबराह थे, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनको जनरल जहांगीर करामत के इस्तीफे के बाद या उनसे इस्तीफा लिए जाने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया था और उसके बाद हमने देखा कि उन्हीं के दौर में शुरू में वो बहुत ज़्यादा क्लोज और बड़ी एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप नजर आई उनके दरमियान और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरमियान। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि कारगिल का वाक़या होता है और उस कारगिल के वाक़ये के बाद उनके और जो उस वक्त की सिविलियन मुंतखब हुकूमत थी उसके ताल्लुकात के अंदर बड़ी कशीदगी आई और उसके बाद फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वालिद जो कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे अपनी बेटों की सियासत के अंदर, मियां शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ की कहा जाता है कि सुलह भी करवाई, दोनों को कहा कि ये मेरे बेटे हैं और उनको भाई भाई भी करार दिया। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने फिर एक और गुडविल जेस्चर का मुजाहरा करते हुए परवेज़ मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ होते हुए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो है वो भी उनको दिया। दोनों ओहदों के साथ जो है वो पाकिस्तान आर्मी की कमान करते रहे। लेकिन उसके बाद फिर 12 अक्टूबर 1999 का वाक़या हुआ जब हुकूमत ने उनकी जगह जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की कोशिश की और उसके बाद क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त गैर मुल्की दौरे पे थे, श्रीलंका में थे, वहाँ से अब वापस आ रहे थे और उनकी वापसी के ऊपर ये तमाम एक इंतहाई नाखुशगवार एपिसोड पाकिस्तान ने देखे और उसके बाद फिर वो अगर उनके बात करें उनके इक़्तिदार संभालने की, उनका यही कहना था कि अगर उनको ओहदे से ना हटाया जाता, पाकिस्तान आर्मी का डिसिप्लिन खराब ना करने की कोशिश की जाती, तो वो कभी भी ये काम ना करते। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव का इब्तदाई तौर पर ओहदा संभाला और उसके बाद फिर वो फौरन ही एक इस्लाहात का एजेंडा या एहतसाब का एजेंडा लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट में उनके इस इक़दाम के खिलाफ 12 अक्टूबर 1999 के इक़दाम के खिलाफ पटिशन दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो कि बड़ी अजीब सी बात है पाकिस्तान की आईनी तारीख के अंदर कि वो सुप्रीम कोर्ट जिसको खुद भी आइन में तरमीम करने का इख्तियार नहीं है, उसने जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को बगैर मांगे बगैर कहे जो है वो आइन में तरमीम का इख्तियार भी दिया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने एक LFO जो कि इंतहाई मुतनाज़ा
शिकें थी पाकिस्तान के आइन के अंदर, LFO के फॉर्म के अंदर, वो पाकिस्तान की आइन के अंदर दाखिल की गई। एक महदूद पैमाने पर जमहूरियत बहाल हुई और उनके दौर में हमने देखा कि पाकिस्तान ने 3 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक पार्लियामेंट ने मुंतखब किए, जिसमें पहले जफरुल्लाह जमाली थे, फिर चौधरी शजात हुसैन थे, फिर आखिरकार शौकत अजीज को वो लेकर आए। और काफ लीग जो है वो भी उन्हीं की दौर की क्रिएशन जो है वो कही जाती है। मुस्लिम लीग काफ जो है उसके वो बड़े सरपरस्त थे, और जो साबिक वजीर आला पंजाब हैं वो भी चौधरी परवेज इलाही, वो भी उनके बहुत करीब थे। उनकी वर्दी का बहुत ज्यादा इशू हुआ मुल्क की सियासत के अंदर उनके दौर के अंदर। अगर हम बात करें तो 9/11 का वाकया है जो बड़ा ही एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ पाकिस्तान के लिए भी और परवेज मुशर्रफ के लिए भी, क्योंकि जी 9/11 से पहले हम जानते हैं कि जब उन्होंने कू किया या इक़्तिदार में आए तो उस वक्त साबिक सदर बिल क्लिंटन की अमेरिका में हुकूमत थी, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो बहुत ज्यादा अपने आप को एसोसिएट नहीं करती, खास तौर पर फौजी डिक्टेटर्स के साथ। तो उस दौर के अंदर परवेज मुशर्रफ जो है वो अमेरिका के इतने ज्यादा क्लोज नहीं थे, लेकिन फिर 9/11 का वाकया हुआ। सदर बुश की रिपब्लिकन पार्टी इस वक्त अमेरिका में मौजूद थी, और उस वक्त फिर हमने देखा कि उनके दौर में पाकिस्तान और अमेरिका ने एक वॉर ऑन टेरर जो है वो मिलकर लड़ी। अमेरिका ने कोलिशन सपोर्ट फंड कायम किया, पाकिस्तान को पैसे भी दिए बहुत ज्यादा इस वॉर ऑन टेरर को लड़ने के लिए। पाकिस्तान को F-16 मिले उनके दौर के अंदर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हुई। जी लेकिन जो वॉर ऑन टेरर जो है उसकी पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। 87,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो है इस वॉर ऑन टेरर के अंदर लुक़्मे अजल बने, और जो नुकसान है पाकिस्तान की मैशत को उसका तो मेरे ख्याल है कि शुमार ही नहीं किया जा सकता। लेकिन परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर अगर हम पॉजिटिव चीज का बात करें तो इकोनॉमी जो है उनके दौर में कहा जाता है कि जो बाहर से पैसे आ रहे थे, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इन्वॉल्व हुए, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से रेमिटेंसेस जो है वो बढ़ी, और जो सर्विसेज सेक्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी का उसने बड़ी तरक्की की, और जो एक ग्रोथ थी या बूम था पाकिस्तानी मईशत के अंदर, रियल स्टेट सेक्टर के अंदर, वो बहुत ज्यादा हमने देखा। लेकिन जैसे ही वो गए तमाम तर जो बबल था ये ब्लास्ट हो गया, और ये उसके बाद फिर पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक बार फिर डोल ड्रम्स में चलेगी। तो बड़ा मिला जुला सा परवेज मुशर्रफ का दौर रहा है। मुआशी मैदान पर कुछ कामयाबियां थी, कुछ नाकामियां भी देखने को आई। जो सिफारती महाज था उसमें अमेरिका काफी ज्यादा जो है वेस्टर्न कंट्रीज के करीब आया, पाकिस्तान, अमेरिका और दीगर वेस्टर्न कंट्रीज के पाकिस्तान को एड मिली। मईशत जो है वो काफी हद तक, अगर आज के दौर से मुकाबला किया जाए तो बहुत हद तक मईशत जो है वो पाकिस्तान की स्ट्रांग हुई। सर्विसेज सेक्टर जैसे कि मैंने कहा उसने काफी ज्यादा तरक्की की, लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान की काफी ज्यादा उनके खिलाफ रही उनके दौर के अंदर। अगर हम बात करें तो बलोचिस्तान की बात करें तो अकबर बुख्ती की शहादत का वाकया जो है वो हमारे सामने आता है। अकबर बुख्ती जो है वो उनके जाने से या उनको जिस तरह से हटाया गया, वो काफी ज्यादा एक बहुत बड़ा दाग जो है उनके जिंदगी में लगा, और वो उससे काफी ज्यादा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के वफाक को नुकसान भी पहुंचा। उनके दौर के अंदर हमने देखा कि जो पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें थी वो मिसाक जमहूरियत की फॉर्म के अंदर, मिसाक जमहूरियत की शक्ल के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। पर उसके बाद हमने देखा कि एक ARD जो है बनी, जो मुशर्रफ के खिलाफ थी, जिसके अंदर पाकिस्तान की तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो एक साथ नजर आई, सिवाय MQM के और मुस्लिम लीग काफ की तकरीबन तमाम सियासी जमातें जो हैं वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इकट्ठी हुई। फिर एक उनकी वर्दी के खिलाफ जो है बहुत बड़ी कैंपेन चली। फिर उनके दौर में जो एक बहुत बड़ी अदलिया के हवाले से बात हुई वो थी अदलिया की बहाली की जद्दोजहद, जिसने पाकिस्तान की अदलिया को एक नया जहद या नई सिमत जो है वो अदा की। जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जो उनको ओहदे से हटाया गया, जिस तरह से उसके खिलाफ ये मूवमेंट हुई, और वही मूवमेंट जो है फिर बिलाखिर परवेज मुशर्रफ के डाउनफॉल का बाइस भी बनी। जी अच्छा सलमान, एक चीज़ का अगर और जिक्र करें तो एक अच्छे स्पीकर थे, मजबूत असाब के मालिक थे, क्योंकि मोस्टली वीडियो सोशल मीडिया पर भी मुशर्रफ साहब की सामने आती रहती हैं जिसमें फॉरनर जो मीडिया है उसके सामने बैठकर और बड़े मजबूत असाब के साथ और बहुत ऑथेंटिक जवाब दिया करते थे। जी बिल्कुल, डेफिनेटली वो एक फौजी थे, और आम फौजी भी नहीं थे, वो एक SSG कमांडो थे, और अपने आप को कमांडो कहलाना बहुत ज्यादा वो पसंद भी गालिबन करते थे। उनकी तो ट्रेनिंग की डेफिनेटली फिजिकली और इमोशनली और मेंटली जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत शख्सियत के मालिक थे, और उन्होंने इस बात को प्रूफ भी किया। बहुत सारे मौके ऐसे आए जब वो आसाब जो है, आसाब की जंग थी, अगर हम आगरा मुज़ाकरात की बात करें जिसमें परवेज मुशर्रफ जो है वो खुद गए थे और दूसरी तरफ से इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे,
तो दोनों जानिब से आगरा मुज़ाकरात की बात थी। उस आगरा मुज़ाकरात के अंदर भी कहा जाता है कि बड़े अप्स एंड डाउन्स आए और परवेज़ मुशर्रफ ने इस मौके पे बड़े मजबूत आसाब का सबूत दिया। और उसके बाद फिर अगर जिस तरह से वो स्टोरी बयान करते हैं तैयारा साजिश केस वाली कि वो हवाई जहाज में थे और हवाई जहाज को लैंड नहीं किया जा रहा था, तो बहुत सारे मौके के ऊपर उनकी ये चीज सामने आती है। और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने पाकिस्तान का अच्छा मुकदमा भी लड़ा। ये वो दिन थे जब वेस्ट को पाकिस्तान की जरूरत थी। वेस्ट समझता था कि पाकिस्तान जो है वो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान में जंग जीतने के लिए। डू मोर के जो मुतालबात हैं वो भी सामने आते थे वेस्ट की जानिब से, खासतौर पर अमेरिका की जानिब से, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। लेकिन अगर साहब की बात करें तो अगर आपको याद हो कि एक जो अमेरिकन मेरा ख्याल है, अगर मैं सही उनका नाम लूं तो वो अमेरिकन एक डिप्लोमेट थे, गालिबन नायब वज़ीर ख़ारजा थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ को कॉल की और पाकिस्तान को पत्थर के दौर में धकेलने की धमकी भी दी। तो उस वक्त बहुत सारे जो उनके सियासी मुखालफीन हैं वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये समझते हैं या उनको जिम्मेदार करार देते हैं कि अगर उस वक्त वो स्टैंड लेते पाकिस्तान के हक में, अमेरिका से ज्यादा अच्छा बार्गेन करते, तो वॉर ऑन टेरर के अंदर पाकिस्तान को कम से कम मुआशी महाज के ऊपर इतना ज्यादा नुकसान ना होता। तो जाहिर है वो भी आपकी मेरी तरह के एक आम इंसान थे, लेकिन उनकी खास ट्रेनिंग थी, एक खास तरबियत थी। उन्होंने उस ट्रेनिंग और तरबियत को बहुत सारे मौके के ऊपर जो है वो साबित भी किया। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे मौके हो सकते हैं जहां पर वो उस तरह के एक्सपेक्टेशंस पर पूरे ना उतरे हो। बहरहाल अब उनका जो मामला है वो अल्लाह के सुपुर्द है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में उनका नाम जो है वो एक हम कह सकते हैं एक डिक्टेटर्स की फहरिस्त में ही आएगा। और जो कंट्रोवर्सी उनके इक़दामात की वजह से हुई, वो कंट्रोवर्सी कैसी थी कैसी रही, उसका यकीनी तौर पर तारीख ही फैसला करेगी। जी अच्छा सलमान, अगर अचीवमेंट्स की बात की जाए तो एक बड़ी अचीवमेंट ये भी है कि जो एज लिमिट थी वोटर्स के लिए वो 21 से 18 साल की गई मुशर्रफ दौर में। उसके अलावा मीडिया को जो आज़ादी मिली है वो भी मुशर्रफ दौर में दी गई। प्रेस एंड प्रिंट मीडिया जो है वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो अपना आज़ादाना कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि एलएफओ की शक्ल के अंदर उन्होंने बहुत सारी इस्लाहात जो है वो अपनी तरफ से आइन के अंदर करने की कोशिश की थी, आइन को जरा सदारती रंग देने की कोशिश की थी। उससे पहले जो एक असेंबली मुंतखब हुई थी 2002 के आम इंतखाबात के अंदर, वो एक ग्रेजुएट असेंबली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि तमाम तर अरकान जो है वो उसके लिए बीए की शर्त जो है वो लाजमी करार दी गई थी। तो बहुत सारे इकदाम जो है उन्होंने, जिसका उससे पहले पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा रहता था, लोग मुतालबा करते थे कि पढ़े लिखे लोग लेजिस्लेचर के अंदर जाएं और ताकि अच्छी लेजिस्लेशन हो सके। लेकिन हमने देखा कि वो ग्रेजुएट असेंबली जो है वो काम नहीं कर सकी जिसकी उससे तवक्को की जा रही थी। उसके अलावा इस्लाहात की हम बात करें तो डेफिनेटली यंग लोगों को इस्लाहात देना, और खासतौर पर मीडिया जो पाकिस्तान के अंदर आया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है वो यकीनी तौर पर उनके दौर के अंदर आया, उनकी हुकूमत ने फैसिलिटेट किया। लेकिन यहाँ पर ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि कोई भी डिक्टेटर उसने कभी मीडिया को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया। मीडिया ने अपनी आज़ादी, मीडिया ने आज़ादी इजहार की जंग जो लड़ी है अपने कुव्वते बाजू पर लड़ी है। और जो उनका दौर था वो ऐसा दौर था जब पाकिस्तान के अड़ोस पड़ोस के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया की रेवोल्यूशन जो है वो आ रही थी, और पाकिस्तान भी उसी रेवोल्यूशन का हिस्सा बना। अगर हिस्सा ना बनता तो पाकिस्तान भी पीछे रह जाता, क्योंकि उससे पहले हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स जो है वो मौजूद थे, दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर मौजूद थे। और पाकिस्तान भी अगर अपने दरवाजे अपनी या अपना जो अप्रोच है इस हवाले से चेंज ना करता तो पाकिस्तान को नुकसान होता। उनकी हुकूमत ने बर वक्त डिसीजन लिया और मीडिया को काम करने का मौका दिया, लेकिन इसमें मीडिया का भी, मीडिया के कायदीन का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। उनकी हुकूमत को क्रेडिट जाता है, लेकिन इस मीडिया ने अगर अपनी आज़ादी इजहार की जंग लड़ी है या आज़ादी इजहार की ताकत हासिल की है तो मीडिया ने अपने बलबूते के ऊपर हासिल की है ये ताकत। जी ठीक है। एक और बात का अगर हम जिक्र करें, एक और अचीवमेंट है मुशर्रफ दौर की, वो जो एम्पावरमेंट ऑफ विमेन है कि उन्होंने प्रोटेक्शन बिल जो है विमेन का, ऑनर किलिंग्स जो है, लेजिस्लेशन अगेंस्ट जो है वो परवेज मुशर्रफ के दौर में ही हुआ। तो आप समझते हैं कि ख़वातीन को जो पावर मिली है वो इसी डिक्टेटरशिप में मिली है? मैं इससे एग्री नहीं करता कि डिक्टेटरशिप में पावर मिली है। किसी भी हुकूमत के इकदाम जो होते हैं वो फौरी तौर पर बाज़-औक़ात उनका असर होता है, बाज़-औक़ात जो होते हैं कुछ इकदाम, कुछ कवानीन जो होते हैं वो दूररस नताइज के हामिल होते हैं, और कानून की मौजूदगी से ज़्यादा कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि कानून अगर है तो उसके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। उन्हीं के दौर में आप बात कर रहे हैं तो मुख्तारा माई जैसा अफसोसनाक, अंदोहनाक वाक़या पेश आया, और उसी
वाक़े के हवाले से उनके जो रिमार्क्स हैं साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के, वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उनको एक कह सकते हैं कि ड्रॉबैक का सामना भी करना पड़ा था। उसके ऊपर उन्हें पूरे मुल्क से एक बैकलैश का सामना करना पड़ा था, जो उन्होंने इस तमाम तर वाक़े के बारे में रिमार्क्स दिए थे। तो कानून और ख़ास तौर पर अगर उनकी अचीवमेंट की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो 8वीं तरमीम या 1973 के आइन के तहत जो है हमने देखा था कि बाज़ औक़ात ख़वातीन की मख़सूस नशिस्तें होती थीं पार्लियामान के अंदर, वो मख़सूस नशिस्तें ख़त्म हो गई थीं आखिरी 2 मेरे ख़्याल है जमहूरी अदवार के अंदर। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर 33% जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं पार्लियामान के अंदर वो बहाल की गई और उनको दोबारा जो है वो पार्लियामान के अंदर जगह दी। तो इसको हम एक अच्छा इक़दाम कह सकते हैं। लेकिन इस अच्छे इक़दाम के अंदर भी हमने देखा जो सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं, उन मख़सूस नशिस्तों के ऊपर बहुत कम तादाद के अंदर शायद ही कोई सियासी जमात जो है वो किसी कारकुन खातून को, किसी रियल सियासी वर्कर को या किसी रियल टेक्नोक्रेट खातून को पार्लियामान के अंदर लाई हो। हमने मोस्टली देखा कि जो सियासी जमातें हैं उनके कायदीन की फैमिलीज या जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस हैं उनकी फैमिलीज की खवातीन जो हैं वही हमें पार्लियामान के अंदर उन मखसूस नशस्तों के ऊपर दिखाई दी। लेकिन बहरहाल वही बात कि कानून मौजूद है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन या कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जो नीयत है वो काउंट करती है, वो मैटर करती है। मखसूस नशस्तों का मतलब ये था कि असल जो पाकिस्तान की खवातीन हैं उनकी नुमाइंदगी हो, और अगर उनकी जगह सियासी जमातें जो हैं अपने घर की खवातीन को पार्लियामान में ले आई तो डेफिनेटली ये कानून का या इस कानून को लाने वाले परवेज़ मुशर्रफ का इसमें कोई कसूर नहीं था। बहरहाल खवातीन की मखसूस नशस्तों की बहाली के हवाले से जो उनके दौर के अंदर इक़दाम थे उनको हम सराह सकते हैं, उनको हम एक अच्छा इक़दाम उनका कह सकते हैं। जी अच्छा सलमान, अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो 1999 से 2007 तक अगर बात की जाए तो ये 308 बिलियन से 846 बिलियन तक पहुंचे। तो एज आ सदर, एज आ प्रेसिडेंट अगर देखा जाए करियर परवेज़ मुशर्रफ साहब का, तो आप इसे कैसे देखते हैं? जी, मैंने बताया कि वो दौर था जो परवेज़ मुशर्रफ के लिए एक लिहाज से इस तरह से लकी साबित हुआ कि 9/11 के बाद जो वेस्ट है उसकी तवज्जो एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ हुई, क्योंकि उससे पहले जो 80s के बाद अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन के जाने के बाद पाकिस्तान को अबैंडन किया जा चुका था। अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो पाकिस्तान के साथ उस तरह से एंगेज नहीं थे क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था। लेकिन जब ये 12 अक्टूबर 9/11 का वाकया होता है तो उसके बाद हमने देखा कि वेस्ट एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ आया, वेस्ट को एक बार फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। तो चाहे वो कोलिशन सपोर्ट फंड हो या वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या दीगर तमाम इदारे हों, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी भरपूर इमदाद की। और जो खास तौर पर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने रेमिटेंसेस का जो फ्लो है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ा। और उसके बाद फिर जो इकोनॉमी के अंदर सर्विसेज सेक्टर के अंदर, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो एक बूम आया उसकी बदौलत फिर डेफिनेटली रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ा। और जो साबिक वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना और फिर वज़ीर आज़म बने शौकत अजीज़, वो माहिर मुआशियात थे, माहिर मईशत अपने आप को कहलाते थे। लेकिन उनके दौर में भी कहा जाता है कि डॉलर को बड़े अरसे तक 60 रुपए के रेट के ऊपर जो है वो मेंटेन किया गया। लेकिन वंस अगेन जैसे ही शौकत अजीज़ जो है इस मुल्क से रुखसत हुए या उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हुई, डॉलर जो है वो फिर उसके ऊपर लगे और डॉलर के रेट के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू हुई। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ, बहुत सारे गुड्स एंड बैड्स के साथ, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स के साथ जो उनकी गवर्नमेंट की जो मुआशी कारकर्दगी है उसको काफ़ी हद तक तसल्ली बख्श करार दिया जा सकता है। जी अच्छा सलमान, ओवरऑल अगर बात की जाए जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जब भी याद किया जाएगा एक डिक्टेटर की शक्ल में, सूरत में याद किया जाएगा। तो कहते हैं कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके जो अच्छे काम होते हैं वो याद करने चाहिए। पाकिस्तान को जो फ्लॉस मिले, जो नुकसान हुए, वो अलग बात है। अगर हम सारे जो इनके अच्छे काम हैं, अगर हम उन सब को इकट्ठा किया जाए तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की ज़िंदगी के बारे में एक छोटी सी जो है तहरीर अगर लिखी जाए, अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसे कैसे बयान करेंगे? जी, अच्छे काम की अगर हम बात करते हैं और बुरे कामों की बात करते हैं तो वो अखलाकी लिहाज से हम बात करते हैं। एक इंसान का सोसाइटी में, मुआशरे के अंदर या उसके इर्द गिर्द मिलने जुलने वाले लोगों से के साथ जो उसका इंटरेक्शन होता है, जिसे हम हुकूकुल इबाद कहते हैं, उनके हवाले से हम बात करते हैं कि अच्छे काम जो हैं वो उनको याद रखना चाहिए, क्योंकि जो उसके दीगर मामलात होते हैं वो अल्लाह के सुपुर्द हो जाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी शख्सियत, जब उसके हाथ में इक़्तिदार होता है, उसके हाथ में ताकत होती है, तो डेफिनेटली उसके अच्छे बुरे इक़दामात हैं उसको हम इतनी आसानी से सरफ़े नज़र नहीं कर सकते। उसकी ज़ाती खूबियाँ
खामियां डेफिनेटली वो अल्लाह के सुपुर्द हो जाता है मामला, लेकिन जो उनके अच्छे इकदाम होते हैं उनको भी हम याद करते हैं, जो उनके बुरे इकदाम होते हैं क्योंकि वो बुरे इकदाम ऐसे होते हैं कि उनकी जो प्राइस है, उनकी कीमत है, वो आने वाली कई नस्लों को अदा करनी पड़ती है। वो उन इकदाम को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते कि माफ किया या मट्टी डालो वाली बात नहीं हो सकती। उसको डेफिनेटली तारीख भी उसके ऊपर बहस करेगी, मुसन्निफ भी उसके ऊपर बहस करेंगे, तारीखदान भी उसके ऊपर बहस करेंगे, और जो ठीक है। उसका पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि उसका जो सियासी मलबा है वो कई नस्लों को भी उठाना पड़ता है। बहरहाल उनके अच्छे इकदाम के अंदर या उनके दौर के अंदर जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मुआशी सतह के ऊपर उनकी गवर्नमेंट की कारकर्दगी काफी अच्छी थी, और 9/11 के वाक़े के बाद जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को संभाला, बहुत सारे उनके मुखालफिन जो है वो कहते हैं कि उनको अमेरिका से अच्छी डील करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अमेरिका जो है वो उस वक्त एक बदमस्त हाथी था और परवेज मुशर्रफ ने उसको अपने तरीके से अपने अंदाज के अंदर टैकल करने की कोशिश की। पाकिस्तान को उसके मुआशी सतह के ऊपर भी फवायद हासिल हुए, लेकिन वंस अगेन उन फवायद के साथ पाकिस्तान ने 87,000 जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लड़ी है उसमें 87,000 जानों की कुर्बानी भी दी, और जो मुआशी नुकसान है वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हुआ। इंडिया के साथ उन्होंने मामला जो है वो ठीक करने की कोशिश की। नो डाउट कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जब नवाज शरीफ के दौर में आए थे तो उन्हें उसे रूट करने भी नहीं गए थे, लेकिन जब आगरा का बात हुई, आगरा के अंदर वो खुद गए, मुज़ाकरात करने की कोशिश की, तो इंडिया के साथ उन्होंने मामला अच्छे करने की कोशिश की। अमेरिका के साथ उनके मामला जो है खासतौर पर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के दौर के अंदर वो बहुत अच्छे रहे। चीन के साथ उनके मामला जो है वो बहुत अच्छे रहे। तो बहुत सारे शोबों के अंदर उन्होंने अच्छे काम भी किए, लेकिन सियासी सतह के ऊपर उनकी जो सियासत थी जी उसने ठीक मुल्क को है। सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिन्हाज साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब दुबई में इंतकाल कर गए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बस यहाँ से शुरू करूँगा कि एक अहद था जो तमाम हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ का पाकिस्तान के जो कंडीशंस हैं, हालात हैं, उनमें समय बहुत कंट्रीब्यूशन था। पाकिस्तान के सदर रहे, चीफ आर्मी स्टाफ रहे। अगर मैं मिलिट्री करियर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान आर्मी के वो इस तरह के कमांडो थे जो पूरी न सिर्फ पाकिस्तान में मकबूल थे अपनी बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म की वजह से, बल्कि इस्लामिक दुनिया के अंदर भी उनका खासा मकाम था। 1979 में जब खाना काबा के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट ने उस वक्त कब्जा किया था, तो जिनकी क़यादत में वो पाकिस्तानी ट्रुप्स ने उसको छुड़वाया था, पाकिस्तानी कमांडो से क़यादत भी जनरल परवेज मुशर्रफ कर रहे थे। लिहाजा इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी जनरल मुशर्रफ को एक जो है बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। जहां तक आर्मी के कैरियर का ताल्लुक है पाकिस्तान, तो वो कौन सी अपॉइंटमेंट है जो एक आर्टिलरी अफसर होने के बावजूद जो उन्होंने नहीं काटी। बीएम इन्फेंट्री ब्रिगेड रहे, G3 इन्फेंट्री ब्रिगेड रहे, प्लून कमांडर रहे, कमांडर स्टाफ कॉलेज में रहे, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में रहे, कमांडो ब्रिगेड को उन्होंने कमांड किया, और अपनी तय उन्होंने माशाल्लाह से पाकिस्तान की कमांडोज के अंदर एक बहुत बड़ा नाम पैदा किया। इसी तरह जो चीफ आर्मी स्टाफ बनाए गए थे, तो एक निडर और बहादुर चीफ आर्मी स्टाफ थे जिन्होंने कारगिल के ऊपर उन्होंने एक इंडिया को नाखून चने चबवाए थे कि जिसके ऊपर बिल्कुल उनको गले से पकड़ लिया था, और कश्मीर का जो है वो हल की तरफ हम काफी हद तक आगे निकल चुके थे। लेकिन फिर उसके ऊपर एक लंबी डिबेट है कि पॉलिटिकल किस तरह से फिर हमने उसको वहां से रिट्रीट करना पड़ा, लेकिन एक इनिशिएटिव था जो बहादुरी पे टोटल था, और ना सिर्फ नौजवान अफसरान ने और ट्रुप्स ने बल्कि जनरल परवेज मुशर्रफ की जाती क़यादत के अंदर उसमें जो है वो अपने बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। इसी तरह अगर आप पॉलिटिकल उनके देखें, जब 1999 के एपिसोड के बाद वो क़यादत में आए तो उन्होंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीके से दुनिया में उजागर किया। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो एनलाइटेंड मॉडरेशन की उन्होंने बात की। जो एक्सट्रीमिज्म की एक वेव उसको पाकिस्तान में थी, उसको एनलाइटेंड मॉडरेशन की तरफ लेकर आए और दुनिया को बावर कराया कि पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट मुल्क नहीं है, बल्कि एक अमन पसंद और एक एनलाइटेंड मॉडरेशन को फॉलो करने वाला मुल्क है। दूसरी तरफ अगर आप देखें मीडिया की तरफ, तो मीडिया के अंदर भी उन्होंने सारे चैनल्स को यहाँ मुतारिफ कराया कि डिजिटाइज पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को लेकर आए, और बगैर इस चीज का ख्याल किए हुए कि ये मीडिया चैनल्स बाद में उन्हीं को उन पर तनकीद ना करें, तो इजहार राय के ऊपर वो चूंकि स्ट्रांगली बिलीव करते थे, तो डिजिटाइज मीडिया को उन्होंने बिलीव किया, और उन्होंने उसका जो सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, तो प्राइवेट चैनल्स की एक लंबी कतार है जो उनके दौर के अंदर आई, और अब पाकिस्तान में इजहार राय के ऊपर पाकिस्तान को एक कदर की निगाह से देखा जाता है। इसी तरह अगर आप उनकी दूसरी चीजों को देखें, जिसपे उन्होंने एक फैसला किया था कि अमेरिकन के साथ एक अलाइज फोर्सेस के अंदर जाएं, जब तालिबान की 9/11 हुआ था तो उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से पाकिस्तान को उन्होंने महफूज रखने की कोशिश की और एक कंसिडर्ड ओपिनियन के साथ वॉर के अंदर गए। दो उसकी कोई रिप्रिकॉशंस भी बाद में हमें फेस करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने उस वक्त जब उसको उसका
तो इंतहाई एक जो है वो अच्छे तरीके के साथ उन्होंने इसको टेरर को आगे लेके चले और पाकिस्तान को महफूज किया टेररिज्म से। लेकिन ज़ाहिर है कि जो रिटेलिएशन के अंदर हुई, लेकिन फिर काफ़ी ऑपरेशन के जरिए माशाल्लाह से हम काफ़ी हद तक उससे बाहर भी आ चुके हैं। तो जितना भी जनरल परवेज मुशर्रफ की तारीफ एज ए सोल्जर की जाए, एज ए लीडर की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी सब जानते हैं कि अगर आप किसी ये भी ताजर बरादरी से अगर बात करें तो उनके दौर को खास करके अच्छे लफ्जों में याद करते हैं कि उन दिनों में जो कमाया था शायद आज वही खा रहे हैं। तो जनरल परवेज मुशर्रफ की जो रहलत है मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक नुकसान है, और पाकिस्तान की इमेज को बेहतर कराने में एक ऐसा शख्स जो दुनिया में जाके लेक्चर्स के जरिए पाकिस्तान की इमेज को बुलंद किया करते थे, अब उस दुनिया में नहीं रहे। तो एक सोगवार जो है कैफियत है आर्म फोर्सेस के अंदर मेरे ख्याल में। ये कहिएगा कि मुशर्रफ साहब ने अपने इक़्तिदार के सालों के दौरान पाकिस्तान लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन और निजकारी के मुस्तकिल और साजगार जो पॉलिसियां हैं उन पर भी अमल दरामद किया है। जी बिल्कुल, चूंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे और एक बावर्दी सदर भी थे और उनके इख्तियारात उनके हाथ में थे। और इख्तियारात पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब आप थोड़ा सा ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप वो सबको एक पेज पे लेके आने की कोशिश करते हैं तो आपके हाथ में इतना इनिशिएटिव रहता नहीं है। तो चूंकि ये एक बावर्दी सदर थे तो उनके हाथ में काफी इख्तियारात थे। उन इख्तियारात का उन्होंने सही मानों में अच्छे तरीके से पाकिस्तान के हक में इस्तेमाल किया और इस तरह की पॉलिसीज लेकर आए जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर करने में कलीदी किरदार अख्तियार किया, बल्कि दुनिया में पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने के लिए भी किया। अगर मैं उस तरह से बात तो वो बावर्दी सदर होते हुए इंडिया में भी गए थे और आगरा में और ताजमहल के सामने उनकी फेमस पिक्चर मशहूर है। और जिस तरह वो मीडिया को हैंडल करते थे, मीडिया में बात करते थे, अपनी बात को दुनिया के आगे प्रेजेंट करते थे, वो उन्हीं का खासा था। और वो मीडिया की बहुत पॉपुलर एक फिगर रहे कि जब भी वो सख्त सवालात को कंधा पेशानी से ना सिर्फ सुनते थे बल्कि उसका बेहतरीन जवाब भी दिया करते थे। इसीलिए उन्होंने जब रिटायरमेंट के बाद अपने लेक्चर सीरीज शुरू की तो दुनिया उनको लाइन लगा के उनको सुनने में एक इंटरेस्टेड रहती थी। और वो ना सिर्फ उनके जो पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने के लिए उनका एक किरदार रहता था, बल्कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ में उनकी जो है वो अर्निंग के बायस भी बनता था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जो ताकत थी, उनकी जो अपॉइंटमेंट थी, उनका जो ओहदा था, उन्होंने उसको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।